हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। देखो बच्चों, नोट्स बनाना बहुत ही एक महत्वपूर्ण कला है और कला होने के साथ साथ ये हर पढ़ने वाले के लिए अनिवार्य भी है, क्योंकि आपके नोट्स ही तो आपकी सफलता की कुंजी बनते हैं। और जितनी आपको सक्सेस चाहिए एग्जाम के अंदर, उतने ही सुदृढ़ आपके नोट्स होने चाहिए। तो आइए बच्चों, सीखते हैं कि नोट्स बनाते कैसे हैं। सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए ये अनिवार्य है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब इस बात को समझ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए, मान के चलिए आपका एक जो चैप्टर है पूरे का पूरा, वो 15 से 20 पेज के अंतर्गत आता है। अब पूरे के पूरे 15 से 20 पेज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं हमेशा, ये चीज़ तो आप जानते हैं। कुछ फिक्स कंटेंट ही क्वेश्चन के अंदर से या एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको तय करना पड़ता है और इसी को तय करने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं नोट्स। तो हमेशा ना क्या कीजिए कि पहले तो सारे पाठ्यक्रम को समझ लीजिए। एक तरीके से समझने के बाद नोट्स जो होता है उसका शॉर्टकट होता है, यानी कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसका जो क्रम होगा, उसका जो रस होगा, उसका जो निचोड़ होगा, वो होगा नोट्स। तो उस सारी चीज़ को पहले चैप्टर को समझ लेना है, फिर उसके निचोड़ को नोट्स के अंदर लेके आना है। तो नोट्स छोटे होना चाहिए। अब छोटे भी कितना छोटे, तो बेटा ये चीज़ समझ लीजिए कि मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 पेज के अंदर नोट्स हो जाने चाहिए। और जब आपके फाइनल नोट्स बन रहे हो, यानी कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, तो वो जो नोट्स होता है वो 2.5 पेज या 3 पेज के भीतर होना चाहिए। तभी आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, तभी आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए भैया कि नोट शॉर्ट तो रखना ही है, और यहाँ भी देख लेना है कि भैया आपका एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, उसी को ध्यान में रखकर ही आपको नोट्स बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था पहला तरीका कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना थे। अब हम बात करते हैं अगले क्रम में कि भाई सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो, यहाँ सिलेबस में क्या क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ समझ लो। देखो, सिलेबस को ध्यान में रखने के लिए यहाँ 2 पॉइंट है। पहला तो जो सिलेबस आप मेन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि कहानी, कविताएं, निबंध, ये जो सारी चीज़ें आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो उसको ध्यान में रखना है कि भाई निबंध में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहानी में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि या कहानी से कौन सा गद्यांश पूछा जा सकता है, कविता से कौन सा पद्यांश पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये तो हुआ सिलेबस का पार्ट। फिर आता है कि एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि देखो, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स में आपको ये ध्यान में रखना होता है कि भाई एग्जाम का सिलेबस क्या है, जिस तरीके से आपका सिलेबस होगा उसी तरीके से आपको नोट बनाना है। ठीक है, यहाँ की देखो, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लो। हिंदी में किसी भी लेखक का जन्म तारीख बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, यानी कि किसी भी लेखक का जन्म किस समय हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि 10वीं के एग्जाम्स के अंदर हमने ये देखा है कि कभी भी लेखक की जन्म तारीख नहीं पूछते हैं। तो हमें जब भी नोट्स बनाना है तो लेखक की जन्म तारीख पर ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि उसकी कविता का भाव कैसा है, कविता के अंदर कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, और कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स बनाना। ठीक है बच्चों, ये बात समझने के बाद बढ़ते हैं आगे अगले चरण की ओर। देखिए, जब भी आप नोट्स बनाएं, ठीक है, तो वहाँ ना टेबल का प्रयोग या फ्लो चार्ट का प्रयोग ज़रूर करें। इससे क्या होता है बेटा, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको नोट्स बनाने में कम समय लगता है, और दूसरा चीज़ कि आपको रिवीजन करने के लिए एक पैटर्न आपके दिमाग में पहले से ड्रॉ हो जाता है। यानी कि जब भी आप चित्र बनाते हैं या किसी तरीके का टेबल बनाते हैं, तो जब भी उस टेबल को बना रहे हैं तो आपने कंटेंट को क्या किया है, सिंथेसाइज किया है, यानी कि बड़े से कंटेंट को आपने संक्षिप्त किया है। और जब भी आप किसी कंटेंट को संक्षिप्त करते हैं तो दिमाग के अंदर उसका फ्लो चार्ट तैयार हो जाता है, एक माइंड मैप तैयार हो जाता है कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से फिर दिमाग जो है ना उस चीज़ को कैलकुलेट करने लगता है, बहुत जल्दी से वो दिमाग के अंदर चढ़ जाती है। और चढ़ने के साथ साथ जब भी आप रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि दूसरों की तुलना में आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने नोट्स के अंदर ना हमेशा चित्र बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है और टेबल का प्रयोग करना। अब बेटा ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। जैसे हिंदी के अंदर ज़्यादा फ्लो चार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मैथ्स के अंदर ज़्यादा फ्लो चार्ट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपको फॉर्मूला का टेबल हो सकता है। तो इस तरीके से आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ बहुत अच्छे से लागू की जा सकती, कहाँ किस चीज़ का बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि विषय अनुसार अलग अलग नोट्स बनाएं। देखो बच्चों, कुछ बच्चों की ना आदत होती है कि सारा काम एक साथ करना है, ठीक है, तो वही हिंदी की ही कॉपी में सबके नोट्स बने जा रहे हैं लगातार लगातार। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, पढ़ने के क्रम में ना जितनी सुविधा आपके पास रहेगी उतनी ही सफलता की आपकी गारंटी बढ़ जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इकट्ठा कोई भी काम नहीं किया जाता है, थोड़ा 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 करिए और इसी क्रम में
नोट्स भी अलग अलग बनाइए कि भाई चैप्टर वाइज नोट अलग बनाइए कि इस चैप्टर का नोट्स ये है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से आने वाला है, गद्यांश यहाँ से आने वाला है। तो देखो बच्चों, यहाँ ना हिंदी के अंदर 3 आप सेक्शन कर सकते हैं। पहला तो कविता का सेक्शन अलग कर सकते हैं, दूसरा कहानियों का यानी कि गद्य का सेक्शन अलग कर सकते हैं, और तीसरा जो सेक्शन है वो आप कर सकते हैं व्याकरण का। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को ना विषयवार 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेक्निक ना हर सब्जेक्ट के लिए भी लागू कर सकते हैं। देखो यहाँ तो बात हिंदी की हो रही है, पर अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं और सुविधा चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाऊँ, मैं बहुत जल्दी से चीज़ों को सीख पाऊँ, तो इसलिए विषयवार नोट्स बनाइएगा। हर सब्जेक्ट का अलग नोट्स, उसका भी चैप्टर वाइज नोट। और चैप्टर वाइज नोट्स के अंदर भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि कंटेंट वाइज नोट अलग, यानी कि जो पूरे चैप्टर का कंटेंट है उसका नोट्स अलग होना है, और रिवीजन मॉड्यूल का नोट्स, और परीक्षा के लिए यानी कि एग्जाम ओरिएंटेशन वाला जो नोट्स होता है वो अलग होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल चर्चा भी करेंगे, सीखेंगे इन चीज़ों को कैसे करना चाहिए और कैसे नोट्स बनाना चाहिए। तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए, नोट्स की जो भाषा है ना बेटा, वो सरल होना चाहिए। इस चीज़ को समझ लो क्यों होना चाहिए। देखो, नोट्स आपने बनाया मान के चलो जो जुलाई में, ठीक है, और एग्ज़ाम होने वाला है आपका मार्च के आसपास, तब तक क्या होता है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं या दूसरे विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो यहाँ ये हो जाता है कि हम भूल जाते हैं हमने लिखा क्या है। अब ऐसे में यदि आपकी भाषा जटिल हो, आपकी भाषा में बहुत ज़्यादा कठिनाईता है, तो फिर दिक्कत ये होने लगती है कि भाई हम भूल ही जाते हैं कि हमने लिखा क्या था, इसका अर्थ क्या था। तो हमेशा जब भी आप नोट्स बना रहे हो बहुत ही सरल भाषा में बनाइए। अब सरल भाषा का प्रयोग करने का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी रिवीजन कर लेंगे। यानी कि अगर बहुत क्लिष्ट भाषा के साथ आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको रिवीजन करने में 1 दिन लग सकता है। मानते हैं ऐसा वैसे होता तो नहीं कि 1 दिन लग रहा है पूरा पूरा, लेकिन मान के चलते कि भाई आपको 1 दिन लग रहा है। और वही अगर आपकी भाषा सरल है, नोट्सों की जो भाषा है वो सरल है, तो यही काम आप आधे घंटे में या आधे दिन में भी कर सकते हैं। तो बेटा ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नोट्स को बना रहे हैं, किस तरीके की आप भाषा रख रहे हैं। तो बच्चों ये तो था आज का सेशन, शायद ये आपके लिए उपयोगी हो, और ये मानता हूँ कि ये बहुत उपयोगी ही होगा आपके लिए। नोट्स बनाने की जो कला है उसमें जो कमियां हैं अब आपकी दूर हो गई होंगी, चीज़ों को आपने नए तरीके से समझा होगा। तब तक के लिए बने रही पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।